सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम सैनिकों की ओर से। बजरंगबली की जय। श्रोताओं नमस्कार। सैनिकों की ओर से कार्यक्रम की इस कड़ी में आप हनुमान तलाई नामक चौकी का इतिहास सुनेंगे। ये इतिहास कच्छ सिंध सीमा विवाद से जुड़ता है, जो भारत विभाजन के पहले से ही चल रहा था। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे थे। सीमा की निगरानी और सुरक्षा हेतु भारत की ओर से 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड की यूनिटों को तैनात किया गया था। 7 ग्रेनेडियर्स और 5 राजपुताना राइफल्स नामक बटालियनें टोही टुकड़ियां यानी पेट्रोल्स नियुक्त करती थी, जिनमें राजकोट रेंजर्स और भारतीय सीमावर्ती पुलिस के कार्मिक शामिल किए जाते थे। सीमा की दूसरी ओर पाकिस्तान की सिंध रिजर्व पुलिस के जवान गश्त लगाया करते थे। इन दोनों गश्ती टोलियों के बीच जब टकराव होता था तो दोनों देश अपनी अपनी ओर से राजनीतिक हलचल करते थे। आपत्तियां दर्ज की जाती थी और कूटनीतिक समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता था। श्रोताओं, हनुमान तलाई का इतिहास सन 1955-1956 के बीच जो स्थिति थी उससे जुड़ता है। हनुमान तलाई का नाम पहले गुल मोहम्मद की तलावड़ी था। गुजरात के कच्छ के रण में ये चौकी स्थित थी। छाटबेट, बेड़ियाबेट आदि बस्तियां भारत के नियंत्रण में होती थीं, जिनमें गुल मोहम्मद की तलावड़ी का भी समावेश था। सन 1955 में पाकिस्तान ने गुल मोहम्मद की तलावड़ी को जोड़ने वाली एक सड़क बनाई, जिसके कारण 7 ग्रेनेडियर्स की सुरक्षा व्यवस्था को सीधा खतरा पैदा हो गया। 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अजीत सिंह गुराया और 7 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रेवंत सिंह ने सीमावर्ती इलाके में गश्ती कार्रवाई तेज कर दी। 7 ग्रेनेडियर्स बटालियन में मजबूती लाने के दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इनमें से एक कदम था बटालियन में IC-8837 कैप्टन DS उमालकर का आगमन, जो 22 जनवरी 1956 के दिन हुआ। 23 जनवरी 1956 को उनकी पदोन्नति अस्थाई मेजर के ओहदे पर हुई और उन्हें बटालियन के चार्ली स्क्वाड्रन की कमान थमा दी गई। 7 ग्रेनेडियर्स उस समय ऊंटों से लैस बटालियन थी। कैप्टन DS उमालकर उत्तम अश्वारोही थे और बटालियन में आने से पहले वे सहारनपुर स्थित रिमाउंट डेपो में थे, जहां उनका संपर्क घोड़ों और खच्चरों जैसी फौजी प्राणियों से बना रहता था। उनका यह अनुभव 7 ग्रेनेडियर्स बटालियन के लिए मददगार सिद्ध हुआ। श्रोताओं, कमान संभालते ही मेजर उमालकर को संक्रियात्मक परिस्थिति से अवगत होना पड़ा। चार्ली स्क्वाड्रन के प्लेटून जहां जहां तैनात थे, वहां जाकर अपने जवानों से उनकी बातचीत हुई। दुश्मन के बारे में अचूक जानकारी प्राप्त करने का काम टोही टुकड़ियां करती हैं। दिनांक 17 फरवरी 1956 को छाटबेट के इलाके में एक टोही टुकड़ी उन्होंने भेजी, जिसमें राजकोट रेंजर्स और भारतीय पुलिस के सिपाही भी थे।
करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई ये टोली 18 फरवरी 1956 के दिन छाटबेट के इलाके में पहुंची। छाटबेट चौकी पर पाकिस्तानी सिंध रिजर्व पुलिस की घुसपैठ हो चुकी थी। उन्होंने 7 ग्रेनेडियर्स की टोली पर राइफल, लाइट मशीन गन और 2 इंच मॉर्टर तोपों का प्रयोग करती हुई भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना के बाद जो फौजी घटनाएं घटी उन्हें हम आपको एक लघु रूपक के रूप में बता रहे हैं। इस रूपक में श्रोताओं 4 प्रकरणों का समावेश है। श्रोताओं, टोही टोली पर गोलाबारी होने के बाद इस घटना की जानकारी मेजर उमालकर ने कैसे भेजी, इसे जानने के लिए सबसे पहले ये रेडियो वार्तालाप सुनिए। हेलो चार्ली रोमियो ज़ुलू, रिपोर्ट माय सिग्नल्स, ओवर। हेलो चार्ली, ओके, ओवर। मैसेज फॉर टाइगर, ओवर। ओके, ओवर। एनिमी सीन इन जनरल एरिया छाटबेट एंड गुल मोहम्मद की तलावड़ी, स्टॉप। फायरिंग ऑफ स्मॉल आर्म्स रिपोर्टेड ऑन पुलिस पेट्रोल, स्टॉप। रॉजर सो फार, ओवर। रॉजर, ओवर। फिगर 3 camels killed and figure 2 soldiers including Havaldar Murli Ram injured, stop. Roger so far, over. Roger, over. Confirm patrolling can continue, over. Okay, over. Pass message to Tiger immediately. I say again, pass message to Tiger immediately, over. Wilco, over. Treat matter most urgent. Now out. मेजर उमालकर द्वारा भेजा गया ये रेडियो रिपोर्ट फौरन 7 ग्रेनेडियर्स के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रेवंत सिंह तक पहुंचाया गया। कैसे हुआ यह सब, आइए सुनते हैं। अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? यस, आ जाओ। हाँ, बोलो क्या बात है? श्रीमान, रेडियो ऑपरेटर आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। ओके श्रीमान। सिपाही चंदाराम, दफ्तर में आने की इजाजत है। मार्च इन। सर्वदा शक्तिशाली श्रीमान। सर्वदा शक्तिशाली बेटे, क्या खबर लाए हो, बोलो। श्रीमान, छाटबेट से उमालकर साहब का रेडियो मैसेज आया है। क्या मैसेज है, पढ़ो तो जरा। एनिमी सीन इन जनरल एरिया छाटबेट एंड गुल मोहम्मद की तालावाड़ी, स्टॉप। फायरिंग ऑफ स्मॉल आर्म्स रिपोर्टेड ऑन पुलिस पेट्रोल, स्टॉप। फिगर 3 camels killed and figure 2 soldiers including Havaldar Murli Ram injured, stop. Confirm patrolling can continue, stop. Treat matter most urgent, stop. श्रीमान, ये मैसेज है। अच्छा, तो गिदड़ों की मौत आ गई है, गुड। सबक मिलेगा दुश्मनों को। मेजर उमालकर बर्मा की लड़ाई लड़ चुके हैं, फायरिंग का जवाब कैसे देना है यह अच्छी तरह से जानते हैं। जी श्रीमान। ओके चंदाराम, और कोई रेडियो लॉग मिले तो फौरन बताना। गुड, मार्च ऑफ। जी श्रीमान। सर्वदा शक्तिशाली श्रीमान। सर्वदा शक्तिशाली, जाओ अपना काम करो। श्रोताओं, आपने सर्वदा शक्तिशाली ये शब्द सुने। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के सभी ओहदेदार सर्वदा शक्तिशाली युद्ध घोष को प्रयोग में लाते हैं। वही बात यहां भी हुई थी। उधर
मेजर उमालकर की टोही टोली ने अपना काम जारी रखा और इधर लेफ्टिनेंट कर्नल रेवंत सिंह साहब ने 112 ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर गुराया से बातचीत की। सुनिएगा ये बातचीत जो टेलीफोन के माध्यम से की गई थी। 1956 के ज़माने में मैग्नेटो टेलीफोन का इस्तेमाल होता था। इस टेलीफोन की घंटी इस तरह से घनघनाई थी। सुनिए। हेलो हेलो, कमांडर 112 स्पीकिंग। सर्वदा शक्तिशाली सर, रेवंत स्पीकिंग हियर। गुड मॉर्निंग रेवंत। यस, बोलो। सर, छालबेट और गुल मोहम्मद की तलवाड़ी क्षेत्र में सिंध रिजर्व पुलिस के जवानों की घुसपैठ की है। उन्होंने हमारी पुलिस पेट्रोल पार्टी पर भारी गोलीबारी की है। रेवंत, वही पेट्रोल पार्टी ना जिसे उमालकर ने भेजा था? यस सर। कैरी ऑन रेवंत, कैरी ऑन। कोई नुकसान? जी हाँ सर, हमारे 3 ऊंट मारे गए हैं और 2 जवान घायल हो गए हैं, जिनमें हवलदार मुरली राम शामिल है। उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया है सर, वो एसआई लिस्ट पर है। कर्नल रेवंत, लगता है दुश्मन छाड़बेट पर कब्जा जमाना चाहता है। यस सर, गश्ती टोली के बस की बात नहीं है। ओके रेवंत। ओके रेवंत, उमालकर से कहो कि गश्ती टोली को वापस बुला ले। मैं देखता हूँ कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। तुम तुरंत खावड़ा पहुंचो। बेहतर होगा सर। मेरी बटालियन पूरी तरह से तैयार है। मैं अपना हेडक्वार्टर खावड़ा में ले जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। थैंक यू, थैंक यू। श्रोताओं, ब्रिगेडियर गुराया ने कहा था कि आगे कार्रवाई क्या करनी है इसका निर्णय वे लेंगे। भारतीय सेना में प्रचलित सिखलाई के अनुसार विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई। पहली कार्रवाई में 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड को ध्रांगध्रा से भुज जाने का हुक्म मिला। छाटबेट और गुल मोहम्मद की तलावड़ी से दुश्मन का सफाया करने की योजना बनी। फिर 7 ग्रेनेडियर्स को गुल मोहम्मद की तलावड़ी पर हमला करने का आदेश मिला। ये आदेश 7 ग्रेनेडियर्स के स्क्वाड्रन कमांडरों तक पहुंचाने के बाद मेजर उमालकर के चार्ली स्क्वाड्रन का काम शुरू हुआ। एक स्क्वाड्रन कमांडर अपने सिपाहियों को हमला करने की योजना क्या है ये समझाता है। मेजर उमालकर ने फौजी सिखलाई के अनुसार ये ब्रीफिंग बेडिया बेट नामक स्थान पर की। कार्रवाई का तरीका क्या होता है इसकी थोड़ी सी झलकी अब श्रोताओं आपको मिलने वाली है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। चालीस कॉर्डन, सावधान, बैठ। जय श्रीमान। जय हिंद। 40 कॉर्डन आपके ब्रीफिंग के लिए हाजिर है। ठीक है साहब। 40 स्क्वाड्रन विश्राम। गुल मोहम्मद की तलावड़ी चौकी पर हमें कब्जा करना है साथियों। अब ध्यान से सुनो। ऑन पोजीशन बेडिया बेट, ये हमारा फर्म बेस है, ठीक है। जमीनी निशान सामने देख, 400 गज टूटा फूटा मकान। नाम टूटा फूटा मकान। ऑन पोजीशन से टूटा फूटा मकान और आगे को बढ़ती हुई लाइन हमारा आम रुख। कोई शक? नहीं सर। स्क्वाड्रन आधा बाएं देख, 700 गज अकेला टीला। नाम अकेला टीला। हमारी बाईं हद पूरा दाहिने देख, 1000 गज बेडिया बेट गांव का मंदिर। नाम मंदिर। हमारी दाहिनी हद। कोई शक तो नहीं? नहीं सर। खबर दुश्मन के बारे में। साथियों, मैं नक्शे पर समझाता हूं, ध्यान से देखना। नक्शा नंबर 40H 40H है और यह है हमारी नॉर्थ दिशा। बॉर्डर दिखाई गई है। लाल रंग दुश्मन के इलाके और हरे रंग हमारे इलाके। छाटबेट
गुल मोहम्मद की तलावड़ी इलाके में दुश्मन ने सिंध रिजर्व पुलिस लगाई हुई है। पुलिस वाले गश्त करते हैं। उनके पास राइफल, लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन और 2 इंच मॉर्टर है। कोई शक? नहीं है। तो फिर खबर अपने बारे में। हमारी बटालियन पीछे खावड़ा में है। 5 राजरिफ बटालियन हमारी दाहिनी ओर की फ्लैंक पर है। 5 राजरिफ को छाड़बेट चौकी पर कब्जा करना है। हमारी फार्मिंग अप प्लेस आमरुख से आगे 1 मील की दूरी पर रहेगी। आज रात 10 बजे हम लोग फर्म बेस से FUP की ओर यानी फार्मिंग अप प्लेस की ओर जाएंगे। कोई शक तो नहीं? नहीं है। गुड। इरादा, चार्ली स्क्वाड्रन 25 फरवरी 1956 को सवेरे 10 बजे से पहले गुल मोहम्मद की तलावड़ी चौकी पर कब्जा करेगी। मैं फिर से बोलता हूं, चार्ली स्क्वाड्रन 25 फरवरी 1956 को सवेरे 10 बजे से पहले गुल मोहम्मद की तलावड़ी चौकी पर कब्जा करेगी। H आवर सवेरे 7 बजे होगा। सवेरे 7 बजे HR। कोई शक तो नहीं? नहीं सर। शाबाश साथियों। तरीका, गुल मोहम्मद की तलावड़ी तक चारों ओर कच्छ के रण का दलदली इलाका है, आप जानते हो। इसमें छुपाव की कोई जगह नहीं है। चार्ली स्क्वाड्रन के अल्फा प्लेटून को चौकी पर वेस्ट की ओर से हमला बोलना है। ब्रेवो प्लेटून को ईस्ट की ओर से हमला बोलना है। चार्ली प्लेटून रिजर्व में रहेगा। अल्फा प्लेटून के साथ मैं रहूंगा और S जैसे ब्रेवो प्लेटून को देंगे। स्टार्ट लाइन यानी SL क्रॉस करने के लिए ठीक सवेरे 7 बजे हम अपना नारा सर्वदा शक्तिशाली जोर से बोलेंगे और हमला शुरू हो जाएगा। कोई शक? नहीं है। वेरी गुड। बंदोबस्त, फार्मिंग अप प्लेस यानी FUP में पहुंचने के बाद कोई फालतू हरकत नहीं होगी। आपके छोटे पिट्ठू में सुबह का नाश्ता रखा है, उसे खा लेना। स्टार्ट लाइन यानी SL के ऊपर हम सिंगल लाइन फॉर्मेशन में आ जाएंगे और लाइंग पोजीशन ले लेंगे। इशारा मिलने पर हमला शुरू। ठीक है? और हाँ, हमारा एडवांस्ड ड्रेसिंग स्टेशन यानी ADS बेडिया बेट में है। जो जख्मी हो जाएगा उसे स्ट्रेचर बेरर प्लेटून यानी SB प्लेटून के जवान फर्स्ट एड देंगे और उन्हें ADS तक ले जाएंगे। कोई शक तो नहीं है दोस्तों? वेरी गुड। मिला। फॉर्मिंग अप प्लेस यानी FUP तक पहुंचने तक हम रेडियो सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे रेडियो साइलेंस रहेगा। ध्यान रहे, कोई बात रेडियो पर नहीं होगी। प्रेसल स्विच भी नहीं दबेगा। हमला शुरू हो जाने पर हुक्म के मुताबिक कार्रवाई होगी। चौकी पर कब्जा हो जाने पर हवलदार मुरली राम सक्सेस सिग्नल फायर करेंगे। वेरेलाइट पिस्टल उनके पास है। वे 2 हरे कारतूस चलाएंगे। क्लियर है? यस सर। तो फिर तैयार हो जाओ दोस्तों। याद रखो, बटालियन का नाम रोशन करना है। ठीक है? हौसला बुलंद रखना है। तो बोलो, तैयार हो? यस सर। सर्वदा शक्तिशाली। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। 40 कॉर्डन सावधान बैठ। चार्ली स्क्वाड्रन ने अपना फर्म बेस बेडिया बेट में स्थापित किया था, जहां से हमला होना था। वो दिन था 24 फरवरी 1956। इसके बाद 7 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने अपनी हरकतें प्रारंभ कर दी। उधर 5 राजपूताना राइफल्स बटालियन ने छाड़बेट इलाके में मोर्चा संभाल लिया। 25 फरवरी 1956 को मेजर उमालकर की देखरेख और नेतृत्व में
गुल मोहम्मद की तलावड़ी पर दिन दहाड़े जोरदार हमला किया गया। आनन फानन में 2-3 घंटों के भीतर पाकिस्तानी फौज को वहां से खदेड़ दिया गया। उधर छाड़बेट को तो डरपोक दुश्मन ने बगैर किसी लड़ाई के ही खाली कर दिया था। श्रोताओं, हमले में विजय पाने के बाद 26 फरवरी 1956 के दिन तेजी के साथ गतिविधियां हुई। दक्षिणी कमान के जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. थिमैया डीएसओ ताबड़तोब 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड मुख्यालय पहुंचे। ब्रिगेडियर अजीत सिंह गुराया ने उन्हें संक्रियात्मक स्थिति से अवगत कराया। पहला कदम तो यह था कि 7 ग्रेनेडियर्स बटालियन को कैमल बटालियन से बदलकर नियमित बटालियन बना दिया जाए। 7 ग्रेनेडियर्स से ऊंटों को नहीं हटाया गया और उसके स्क्वाड्रनों की नई योजनाएं बनाई गई। एहतियाती तौर पर 4 अस्थायी हवाई पट्टियां तैयार करने की योजना भी बनी ताकि जामनगर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरने वाले ऑस्टर और डेकोटा विमान वहां उतारे जा सकें और छाताधारी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में उतारने का काम किया जा सके। श्रोताओं, मार्च अप्रैल 1956 के बीच मेजर उमालकर ने खावड़ा, बेड़िया बेट, गुल मोहम्मद की तलावड़ी का इलाका संभाला। इसी अवधि के बीच मेजर उमालकर को एक कल्पना सूझी। श्रोताओं, क्या थी वो कल्पना? वो कल्पना ये थी कि गुल मोहम्मद की तलावड़ी चौकी पर एक वीर हनुमान की मूर्ति स्थापित की जाए। चार्ली स्क्वाड्रन के सिपाहियों ने कहा कि दास हनुमान की मूर्ति ना हो, वीर हनुमान की हो। मेजर उमालकर साहब ने भुज के कमिश्नर श्री घाड़गे साहब को विनंती की और बालू, रेती, ईंटें, सीमेंट आदि सामग्री की मांग की। घाड़गे साहब ने तुरंत ये सामग्री पहुंचा दी। दूसरी बात यह कि मेजर उमालकर साहब ने रेडियो सेट के जरिए 7 ग्रेनेडियर्स के सूबेदार मेजर कल्याण सिंह को आदेश दिया कि वीर हनुमान की मूर्ति ध्रांगध्रा शहर से प्राप्त की जाए। श्रोताओं, ये मूर्ति भी प्राप्त कर ली गई। इधर 40 स्क्वाड्रन के सिपाहियों ने बालू, रेती, सीमेंट का प्रयोग करके एक छोटा सा कमानीदार चबूतरा तैयार कर डाला। अब प्रतीक्षा थी उस उचित मौके की जिस पर वीर हनुमान मूर्ति की स्थापना की जा सके। और श्रोताओं, ऐसा मौका आखिर आ ही गया। अप्रैल 1956 के अंतिम पखवाड़े में मेजर उमालकर साहब को सूचना दी गई कि भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष जनरल S.M. श्रीनगेश दौरे पर आने वाले हैं। उनके साथ जनरल थिमैया के साथ अन्य कई उच्च पदस्थ अधिकारी भी आएंगे। श्रोताओं, अब मेजर उमालकर साहब के दिमाग में ये कल्पना कौंधी कि क्यों ना वीर हनुमान की मूर्ति की स्थापना माननीय थल सेनाध्यक्ष के शुभ कर कमलों से ही कर ली जाए। बस फिर क्या था, सूबेदार मेजर कल्याण सिंह को मूर्ति भेजने को कहा गया। मूर्ति जब गुल मोहम्मद की तलावड़ी चौकी पर पहुंची तो पता चला कि समस्त पूजा सामग्री भी साथ आई है। ये सोच कल्याण सिंह साहब की थी। श्रोताओं, 5 मई 1956 के दिन थल सेनाध्यक्ष का विमान खावड़ा की अस्थायी हवाई पट्टी पर उतरा। सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी खावड़ा से जीपों में सवार होकर सवेरे 9 बजे गुल मोहम्मद की तलावड़ी पहुंचे। मेजर उमालकर के चार्ली स्क्वाड्रन ने सभी अतिथियों को चाय पान और नाश्ता करवाया और फिर उन सभी को चौकी के इलाके की सैर कराई। अब वो क्षण आया जब
मेजर उमालकर साहब ने साहस बटोरा और थल सेनाध्यक्ष से विनती की कि वीर हनुमान मूर्ति की स्थापना वे कर दें। थोड़ी देर एक सन्नाटा सा छा गया था, परंतु थल सेनाध्यक्ष जनरल श्रीनगेश का बड़प्पन तो देखिए। वे तुरंत मान गए। वीर हनुमान की मूर्ति ससम्मान चबूतरे पर रखी गई। पूजा करने के लिए वहां कोई पंडित जी तो थे नहीं, लिहाजा मेजर उमालकर स्वयं ही पंडित जी बन गए। उन्होंने स्वामी समर्थ रामदास जी द्वारा रचित मारुति स्तोत्र का पठन किया। वह स्तोत्र इस प्रकार है: भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना। फिर मूर्ति को माला पहनाई गई और प्रसाद वितरण हुआ। अब श्रोताओं, आगे देखिए मूर्ति स्थापना के बाद क्या हुआ। घटनास्थल पर नाटकीय मोड़ तो तब आया जब मेजर उमालकर ने जनरल श्रीनगेश को बेझिझक सुझाव दे डाला, सर, आज और अभी से इस चौकी का नाम होगा हनुमान तलाई और पुराना नाम गुल मोहम्मद की तलावड़ी मिटा दिया गया तो ठीक रहेगा। श्रोताओं, एक बार फिर से सन्नाटा छा गया, परंतु जनरल श्रीनगेश ने अपने बड़प्पन का परिचय देते हुए ये सुझाव भी मान लिया। न केवल सुझाव माना, किंतु पास में खड़े लेफ्टिनेंट कर्नल रेवंत सिंह को आदेश दिया कि चौकी के नामकरण की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ होनी चाहिए। थल सेनाध्यक्ष के इस आदेश पर आगे चलकर विधिवत कार्रवाई हुई और विश्वास मानिए श्रोताओं, भारत पाकिस्तान नक्शा क्रमांक 40H और 41E में हनुमान तलाई का नाम दर्ज हो गया। ये नक्शा आज भी मान्य है और इसे आप देख सकते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि न जाने कब हनुमान तलाई चौकी पाकिस्तानी क्षेत्र में नगर पारकर नामक हिंदू बहुल शहर के पास चली गई। जिस ऐतिहासिक हनुमान तलाई पर मेजर उमालकर ने विजय पाई थी और मूर्ति स्थापित की थी, वो चौकी पाकिस्तान में कैसे, कब और क्यों समाविष्ट हो गई? इसका उत्तर हमारे इतिहास चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन 7 ग्रेनेडियर्स बटालियन के स्वर्णिम इतिहास में तो यह कहानी दर्ज हो ही चुकी है। आज ये बटालियन 9 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के नाम से जानी जाती है। ये बटालियन अपना युद्ध सम्मान दिवस छाड़ बेट डे के रस्मी नाम से मनाती है। और एक महत्वपूर्ण बात भी मैं बता देता हूँ श्रोताओं, हवलदार मुरली राम का नाम आपने लघु रूपक के पहले और दूसरे प्रकरणों में सुना था ना। हनुमान तलाई की लड़ाई में हवलदार मुरली राम घायल हुए थे और उन्हें बचाया नहीं जा सका था। हवलदार मुरली राम ने जो वीरता दिखाई थी, उसके कारण उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। हवलदार मुरली राम का नाम हनुमान तलाई के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा और साथ ही साथ मेजर उमालकर ने जो योगदान दिया था उसे भी याद रखा जाएगा। सर्वदा शक्तिशाली। जय हिंद।
श्रोताओं, हनुमान तलाई के इतिहास का ये प्रथम भाग आपने देखा। दूसरे भाग में श्रोताओं, आपको हम एक ऐसी घटना सुनाएंगे जो किस्मत वालों को ही नसीब होती है, जैसा मैं हूं। तो आपसे निवेदन है, हनुमान तलाई का इतिहास का द्वितीय भाग भी अवश्य देखें। धन्यवाद।